नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसी श्रृंखला में हमने ये 3 बिंदु दिए थे। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक को स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकता है, या वह पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन को वापस कर सकता है। फिर है, जब राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो अधिनियम बन जाता है। यदि राष्ट्रपति को इसे अस्वीकार कर देता है तो यह निरस्त या समाप्त हो जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को भेजता है और सदन संशोधन के या बिना संशोधन के किए राष्ट्रपति को दोबारा भेजता है तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति वास्तव में विलंबनकारी वीटो का ही प्रयोग कर सकता है। अब आता है धन विधेयक। तो धन विधेयक जी है, इसे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार कोई विधेयक तब तक धन विधेयक माना जाएगा जब तक उसमें निम्न वर्णित एक या अधिक या समस्त उपबंध होंगे: किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, भारत की संचित निधि पर भारत किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि, भारत की संचित निधि या लोक लेखों में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इससे व्यय या इसका केंद्र या राज्य की विधियां, निधियों का लेखा परीक्षण या उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषांगिक कोई विषय। यद्यपि कोई विधेयक केवल निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाएगा। कौन कौन सा? पहला, जुर्माना या अन्य धन राशियों का अधिरोपण करता है, या अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग करता है, या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय का उपबंधन करता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। जब धन विधेयक राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में पृष्ठांकन करता है। संविधान ने संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया विहित है। धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत इसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। यह धन विधेयक को अस्वीकृति या संसाधित नहीं कर सकती। यह केवल सिफारिश कर सकती है। 14 दिन के भीतर उसे
इस पर स्वीकृति देना होती है, अन्यथा यह राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वे राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार ही करे। यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिशों को मान लेती है तो फिर इस संशोधित विधेयक को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित समझा जाता है। लेकिन यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को नहीं मानती तो फिर इसे मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित समझा जाता है। यदि राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन तक वापस नहीं करती तो वह सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति काफ़ी सीमित है। दूसरी ओर साधारण विधेयकों के मामले में दोनों सदनों को समान शक्ति प्रदान की गई है। अंततः जब धन विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है या फिर इसे रोक कर रख सकता है, लेकिन वह किसी भी दशा में इसे विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। सामान्यतः लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले जब राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है तो ये माना जाता है कि राष्ट्रपति इससे सहमत हैं तथा वे इस पर सहमति भी देते हैं। तालिका 24(4) में साधारण विधेयक और धन विधेयक की तुलना की गई, वो आगे देखेंगे। अब है वित्त विधेयक। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों अलग अलग हैं। साधारण वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो वित्तीय मामले जैसे राजस्व व्यय से संबंधित हो। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष में किसी नए प्रकार के कर लगाने या कर को संशोधित आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। वित्त विधेयक निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वित्त विधेयक में धन विधेयक अनुच्छेद 110, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1), वित्त विधेयक 2 अनुच्छेद 117(3). इस वर्गीकरण के अनुसार सभी धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख विधानसभा के अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयकों को लोकसभा द्वारा भी धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। वित्त विधेयक 1 तथा 2 की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 117 में की गई है। वित्त विधेयक समझते हैं। एक वित्त विधेयक एक वह विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 के उल्लेखित सभी मामले होते हैं। इसके अलावा अन्य आय मामले भी जैसे एक विधेयक जिसमें ऋण संबंधी खंड हों लेकिन वह विशिष्ट ऋण से संबंधित ना हो। वित्त विधेयक 1-2 रूपों में धन विधेयक के समान है। कौन कौन से? दोनों लोकसभा में पेश किए जाते हैं, दोनों राष्ट्रपति की सहमति के बाद पेश किए जा सकते हैं। अन्य सभी मामलों में वित्त विधेयक वह विधेयक है जिसे उसी प्रकार व्यवहारित किया जाता है जैसे कि साधारण विधेयक। तथापि इसे राज्यसभा द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में किसी भी सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित कर आदि को तब तक कम या समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति इसका सहमति ना दे दें। यानी टैक्स की कमी या यहाँ पर फैक्स होगा तो इसे टैक्स कर लेना। टैक्स यानी कि कर की कमी या समाप्ति के लिए प्रावधान और संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं। यदि इस प्रकार के विधेयक में दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब वित्त विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है।
या उसे रोक सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है। अब है वित्त विधेयक सेकंड। एक वित्त विधेयक सेकंड में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संबंधित उपबंध होते हैं, लेकिन इनमें से कोई मामला नहीं होता जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में होता है। इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग में लाया जाता है तथा इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। इस विधेयक की एकमात्र प्रमुख विशेषता है कि संसद को किसी भी सदन द्वारा इसे तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा ना दे दे। वित्त विधेयक सेकंड को संसद के किसी भी सदन पर यहाँ पर पुनः स्थापित किया जा सकता है, यहाँ पर पुनः होगा, तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति की अनुशंसा परिचय के स्तर पर नहीं, लेकिन विचार यानी कि कंसीडरेशन के स्तर पर जरूरी है। दोनों ही सदन इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि इस प्रकार के विधेयक में दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध होता तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है। इससे पहले कि ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक देखें, ये थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। देखो, साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर। तो साधारण विधेयक इसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे या तो मंत्री द्वारा या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे सिर्फ मंत्री द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। यह बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पुनः स्थापित होता है। यह सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा, चौथे नंबर का है, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्य कोई संशोधन या अस्वीकृत नहीं देती। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। धन विधेयक में अध्यक्ष के प्रमाण की ज़रूरत होती है। दोनों सदनों को पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे सिर्फ लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इसे दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं होता, इसीलिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। नेक्स्ट है इसे लोकसभा में, साधारण विधेयक को लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने पुनः स्थापित किया हो। इसे लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है इस अस्वीकृत पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसे अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। अब जो हम पढ़ेंगे वो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक है वो कैसे होती वो समझते हैं।
किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई। इस निम्नलिखित तीन में से किसी एक परिस्थिति में बुलाई जाती है जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे को भेजा जाता है। संयुक्त बैठक की यह निम्नलिखित तीन में से किसी एक परिस्थिति में बुलाई जाती है जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे को भेजा जाता है।